औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 11 फाइनल अकाउंट का चल रहा है। तो आज हमारा सवाल नंबर भी 11 ही है जो आज हमने करना है। तो मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन की समझ आती है या वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो के शेयर किया करें ताकि ये सदका जारिया है, हमारी वजह से किसी और की भी भलाई हो सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं जी अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 आज देखते हैं जी इसमें क्या कुछ है जी। From the following balance extracted from the book of a trader, prepare a trading and profit and loss account। हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एंड ए बैलेंस शीट हैज़ एट दैट डेट। और उसके बाद क्या करना है, हमने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखते हैं जी सबसे पहले क्या चीज़ दी हो जी, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आपके क्या होते हैं, बिल्स पेएबल आपके लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर, करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर। और सनरी क्रेडिटर ये भी आपके करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, जबकि जर्नल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, जबकि लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आपकी जी कैश एट बैंक आपका करंट एसेट्स है, जबकि कैपिटल आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, और बिल्डिंग आपका जी फिक्स एसेट्स है। और लोन फ्रॉम बैंक ये भी आपकी हमने क्या किया है जी, बैंक से लोन लिया है। तो मैंने पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ कि सर कैसे पता चलेगा कि हमने लोन दिया है या लिया है। अगर लोन टू का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो तो आप लोगों ने समझ जाना है कि हमने किसी को लोन दिया है। अगर लोन फ्रॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो आप लोगों ने समझ जाना है कि हमने किसी से लोन लिया। तो ये बैंक से लोन लिया है जी, कितने का है, 10% है जी, 1,60,000 का। तो ये आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये ओल्ड प्रोविज़न है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड आपका करंट एसेट से। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ भी आपका खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। सैलरीज एंड वेजेस ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद ये परचेजेज रिटर्न, परचेजेज में से लेस, परचेजेज में से लेस करेंगे। और उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो हमने लोन लिया था उसमें से कुछ हमने पे कर दिया है 12,000, टोटल उस पर बनता है 16,000, जिसमें से 12,000 हमने पे कर दिया है। तो ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाए। बिल्स रिसीवेबल ये आपके एसेट्स है, करंट एसेट्स है। उसके बाद परचेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। स्टॉक ऑन 1/1/2005 मतलब ये आपका क्या है जी, ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर होता है। सनरी डेटर आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद कैरेज जो है ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। सेल्स रिटर्न सेल में से लेस करेंगे। उसके बाद ये बैड डेट्स दिए हुए हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट्स है।
ये था कोई ट्रायल बैलेंस। अब देखते हैं जी आपकी एडजस्टमेंट में क्या कुछ दिया हुआ जी। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो आपके राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स आर एस 12,880। तो ये एडिशनल है, तो एडिशनल का एक अफेक्ट, दो अफेक्ट होते हैं। एक तो आपके डेटर में से लेस होगा जब आप एसेट्स में डेटर को कंसीडर करेंगे, और दूसरा जब आप न्यू प्रोविज़न लेंगे तो डेटर में से 12,880 लेस करने के बाद फिर ये न्यू प्रोविज़न की परसेंटेज ड्यू 5%। डेटर में से 12,880 लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो तब आपकी न्यू प्रोविज़न आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटीज़ है। टोटल बनता था 16,000, जिसमें से 12,000 आपने पे कर दिया है, लेकिन 4,000 पेएबल आउटस्टैंडिंग है। एक तो एक्सपेंस मतलब उसी के अंदर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और दूसरा आपके करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपका जी क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर कंसीडर किया जाता है, और दूसरा आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो ये था, पहले मैंने आपको सारा बता दिया भी ये कौन सी चीज़ किस जगह जानी है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे इंट्रो वाले मैंने जो 2 वीडियोस बनाई थी, एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट और दूसरा एडजस्टमेंट, जितनी भी आपके चैप्टर में एडजस्टमेंट मैंने वो सारी मतलब डिस्कशन की थी, और आपकी जितने भी चैप्टर में सारी चीज़ों को मैंने डिस्कशन कर दिया था। अभी सनरी डाटर कहाँ जाएंगे, सनरी क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लीगल, जर्नल एक्सपेंस, बिल्डिंग कैपिटल, ड्राइंग, मतलब मैंने कंप्लीट सारा कुछ एक ही मतलब मैंने पेज पर उसे कंप्लीट किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो जी आपका क्वेश्चन नंबर है जी 11, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। तो ओपनिंग स्टॉक है जी 2,55,600 का। उसके बाद परचेज है जी 4,68,800। उसमें से रिटर्न लेस करेंगे 64,800, तो 4,04,000 आपका परचेज बकाया बचती है। उसके बाद कैरिज है जी 14,320। उसके बाद सेल की तरफ चलते हैं जी 7,97,520। उसमें से लेस करेंगे 1,14,400, तो बकाया बचता है जी 6,83,120 आपकी बकाया सेल है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो था ये आपके एडजस्टमेंट में था 3,75,360, 3,75,360। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा और दूसरा आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हो गया। उसके बाद जी दोनों साइडों को चेक करते हैं, तो आपकी ये साइड बड़ी है क्रेडिट साइड 10,58,480, तो इसको दोनों साइडों पर लिखेंगे और उसके बाद लेस करने के बाद ये सारी अमाउंट बकाया बचता 3,84,560। तो इसको क्या नाम देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड ऑन, और इसको उठाकर लेकर आएंगे इस जगह ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 3,84,560। और उसके बाद अगला आता है जी डिस्काउंट रसीव। तो डिस्काउंट रसीव मेरे भाई आपकी इनकम होती है जी। उसके बाद चलते हैं जी आपके एक्सपेंसेस की साइड पर। तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो आपके दिए जर्नल एक्सपेंसेस 30,320 के। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस है 1,680। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ भी आपके एक्सपेंसेस है जी 34,400। सैलरीज एंड वेजेस 2,14,560। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो तब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर कंसीडर किया जाता। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो ट्रायल बैलेंस में दिया था 12,000, और उसके बाद एडजस्टमेंट में था इंटरेस्ट पेएबल 4,000, तो टोटल बनता है जी 16,000। लेकिन ये इंटरेस्ट पेएबल जो आपका आउटस्टैंडिंग था ये इसका सिर्फ इफेक्ट होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में एक इसका इफेक्ट है मेरे भाई, यहाँ हमने इफेक्ट कर दिया एक्सपेंसेस के तौर पर, और दूसरा इसका इफेक्ट करेंगे करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर करेंगे। उसके बाद बैड डेट्स की अमाउंट दी हुई है 23,280। उसके बाद न्यू प्रोविज़न है जी, न्यू प्रोविज़न आपके क्वेश्चन में दी हुई 5%, लेकिन मेरे भाई ये होती है डेटर पर लेनी होती है, लेकिन आप लोगों ने जो गलती करनी है
वो आपने डायरेक्ट ले लें, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना। क्या करना है जी, डेटर की अमाउंट लेंगे, उसमें जो एडिशनल दी हुई फर्दर या एडिशनल का लफ्ज़ 12,880 ये लेस करेंगे, तब जो डेटर की अमाउंट आएगी उसको ज़रब करेंगे 5 तकसीम 100, तो तब आपकी न्यू प्रोविज़न आएगी जी। ये आपकी प्रोविज़न आएगी 11,996। तो इसको ऐड करने के बाद 35,276 बनता है। और ओल्ड प्रोविज़न आपके ट्रायल बैलेंस में हमेशा दी होती है 8,800, तो बकाया बचता है जी 26,476। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं जी, आपके खर्चे हैं जी 44,800। अब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है जी 4,07,760, 4,07,760। तो इस अमाउंट को दोनों साइडों पर लिखते हैं और उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल 39,524। तो ये था, हमने जी ट्रेडिंग अकाउंट को भी मालूम किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी। तो अब चलते हैं जी अपने बैलेंस शीट की तरफ। ये आपकी बैलेंस शीट है जी। बैलेंस शीट अगर कोई नाम होता तो ऊपर वो कंसीडर किया जाता। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005 करंट एसेट सबसे पहले जो आपका है जी, कैश इन हैंड 9600 का, कैश एट बैंक 75,920 का, बिल्स रिसीवेबल 21,440 के, सैलरी डेटर हैं जी 2,52,800। इसमें से एडिशनल निकालेंगे 12,880, तो 2,39,920। इसमें से न्यू इसमें से लेस करेंगे 11,996, तो बकाया बचता है 2,27,924। और उसके बाद आता है जी क्लोजिंग स्टॉक 3,75,360। उसके बाद फिक्स सेशन में प्लांट एंड मशीनरी था 2,36,000 का और बिल्डिंग 1,60,000 की। तो अब चलते हैं जी लायबिलिटीज़। सबसे पहले जी करंट लायबिलिटीज़, इंटरेस्ट ऑन पेएबल, ये आपके एडजस्टमेंट में दिया था, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपकी लायबिलिटीज़ है। एक तो हमने एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया था और दूसरा आपके करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर 4,000 लिख दिया। उसके बाद सैलरी क्रेडिटर हैं जी 1,51,120 और उसके बाद बिल्स पेएबल हैं 74,800 के। लॉन्ग टर्म लोन, एक लोन था जो आपने बैंक से लिया था 1,60,000 का। उसके बाद कैपिटल 6,76,800 और उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 39,524, तो ये बनता है 7,16,324। अब बारी आती जी दोनों साइडों पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन की। अगर दोनों साइडें अगर आपकी बराबर हैं तो मेरे भाई समझ लीजिए कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, वरना आपसे कहीं ना कहीं को गलती सरजद हुई है। तो फिर अपनी कैलकुलेशन चेक करना कैलकुलेटर के साथ, वो बाद के मामलात हैं। तो ये देखते हैं जी 11,06,244, 11,06,244 दोनों साइडों पर ये आपका जवाब है। तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो इसके इस तरह मतलब सबसे पहले 5 नंबर परफॉर्मे के देते हैं, 5 नंबर ट्रेडिंग अकाउंट के, 5 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और 5 नंबर बैलेंस शीट के। तो इस तरह ये आपके पेपर्स में ये एक सवाल लाजमी आता है जी फाइनल अकाउंट का हर दफ़ा। तो इतना मुश्किल टफ भी नहीं, अगर आप मेरे लेक्चर को साथ साथ एक एक सवाल करते जाएं तो इंशाअल्लाह ताला मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की कोई गलती सरजद हो जाए, क्योंकि मैं इतने प्यार से हर चीज़ आपकी मतलब क्लियर कर रहा हूँ, आपको इतने समझा रहा हूँ। तो फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकूं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।